गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जो है गणित कक्षा 10 का गणित स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी पूरे पैटर्न पे होगा और एक एक परिभाषा, एक एक एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन यानी जो भी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए उन सबको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे टैकल करेंगे, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी का समाधान दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे और जो परिभाषाएं उनका बिल्कुल सटीक अध्ययन किया जाएगा, जिससे आपकी आगामी परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा स्टार्ट करते हैं। आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे है पूरी और ये कौन सा स्टार्ट करने हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय आपका कौन सा है, एक है जो क्या है आपका रियल नंबर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो भी सॉल्व है और जो भी परिभाषा है उन सबका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर ये दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। आपको इसका चाहिए, आपको साइंस का चाहिए, विज्ञान का चाहिए या किसी भी और सब्जेक्ट का चाहिए तो वहाँ से पीडीएफ आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। आप इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो देखो वास्तविक संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं में पहले क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भी संख्याएं हैं या वो पॉइंट वाली हों या पूर्णांक हों, नॉन पूर्णांक हों, अंडर रूट वाली हों या पीक्यू की फॉर्म में हों, जो भी संख्याएं हैं वो सब कैसी हैं, आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, आपकी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, जो भी संख्याएं वो कैसी कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो पूर्णांक, परमेय या अपरमेय होती हैं, वे संख्याएं जो पूर्णांक, अपरमेय होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जो भी संख्याएं हम लेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी लेता हूँ, x करके कोई भी लेता हूँ, √3 ले लिया मैंने, तो ये वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, 2 ले लिया, -2 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.009 ले लिया, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। अगर वहाँ पे दे रखा है √3/2 दे रखा है, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है, ये भी आपकी कैसी है, रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है कि जो भी संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के अंदर इंटीजर, होल नंबर यानी सभी नंबर्स आपके आते हैं। तो सभी नंबर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, कोई भी संख्या लीजिए तो वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। आप कोई भी संख्या लीजिए तो वो आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल, एल्गोरिदम, रियल, ये सारी क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। मान लीजिए आप इंटीजर लेते हैं, -2 लेते हैं, तो ये भी कैसा है, आपका वास्तविक संख्या है। -5 लेते हैं, ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, प्लस लिया आपने, ये भी वास्तविक संख्या है। √3 लिया, ये भी वास्तविक संख्या है। और भी दे रखी हैं, यानी 1 + √2/2 ले लिया, ये भी आपकी कैसी है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो सभी नंबर है और यही हम इन्हीं रियल नंबरों के हिसाब से पूरा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी पूरा जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं पर ही आधारित है, वास्तविक संख्याओं पर भी आधारित है। अब इसके बाद एक अच्छी सी बात यहाँ पे निकल के आती है कि वास्तविक संख्याएं हैं, ये तो आपकी वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के बाद में आता है अंकगणित की। आपके जो सिलेबस है
तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय ये क्या कह दिया? इसको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलेंगे। द फंडामेंटल थ्योरम इंग्लिश में इसको बोलेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है हमारी कि इसमें दो पॉइंट बन जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट बन जाता है आपका, फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हों? जो खुद यानी एक से, पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी भी संख्या के फैक्टर करेंगे, जब भी किसी संख्या को काटेंगे तो वो किसी और संख्या से कटेगी। एक से तो कटेगी कटेगी। मान लीजिए मैंने 20 लिया, ठीक है, इसको एक से काटूंगा कट जाएगा। 25 लिया, एक से काटूंगा कट जाएगा, ठीक है। 17 लिया, एक से काटूंगा कट जाएगा। तो जब हम आपने गुणनखंड देखे होंगे, गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या है उसके छोटे छोटे रूपों में हम तोड़ लेते हैं, उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं कि एक से कटेगी। एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, इसीलिए हम एक तो कॉमन है, सब में कॉमन फैक्टर आपको एक मिल जाएगा। फिर हम दो से काटना स्टार्ट करते हैं। दो से अगर वो कट रही है तो ठीक है, दो से नहीं कट रही है तो तीन से कटेगी। ऐसे हम लोग निकालते थे, अपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनके, कोई भी संख्या लीजिए, उसका एक और स्वयं वो संख्या, एक तो मान लीजिए मैंने 17 लिया, 17 ली, 17 कोई संख्या है और 17 ली, इसको एक से काटा, एक से कट रही है क्या? दो से कट रही है, तीन से, चार से, ये किसी से नहीं कटेगी। बाद में जाके ये 17 से ही एक बार में कट जाएगी, 17 से एक बार में कटेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जो गुणनखंड हैं वो 1 और 17 है, 1 और 17 है। लेकिन भाज्य संख्या हम किन्हें कहते हैं कि एक से तो कटेगी ही कटेगी। मान लीजिए मैंने 8 लिया तो एक से तो ये कटेगी, फिर दो से कटेगी, चार बार कटेगी, फिर दो से कटेगी दो बार, फिर दो से कटेगी एक बार। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसके गुणनखंड एक तो है ही है कॉमन, और वह संख्या एक, ये 8 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। यानी भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिनके स्वयं वह संख्या और किसी और संख्या से भी कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो संख्याएं जो स्वयं एक और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से भी कट जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? अगर बोलेंगे तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो, बे संख्याएं जो एक कॉमा स्वयं एवं किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए 10 है, ठीक है, 9 है, 12 है, 15 है, 20 है, कोई भी आप 42, 50 है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ये कैसी हैं? सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। जिनमें 2 का भाग चला जाए वह संख्या, यानी एक और वह संख्या स्वयं, और किसी संख्या का भी भाग चला जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे पूरा पूरा आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो सेकंड में क्या है आपकी? सेकंड में क्या है आपकी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? अभाज्य संख्याओं को को प्राइम या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आप को प्राइम लिख दिए या कंपोजिट, को
प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर भी हम उनको बोल सकते हैं, कंपो नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसंख्याएं जिनके गुणनखंड, यानी बेसंख्याएं जिनके गुणनखंड एक कॉमा स्वयं वह संख्या हो, स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे या विभाजित होती हो, ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी वो कैसी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल 2 है, मान लीजिए 2 को छोड़िए आप, 2 के बजाय आप 3 ले लीजिए। 3 अगर है तो या तो ये 1 से कटेगी या खुद अपने से कटेगी, यानी 3 से ही कटेगी, या तो ये 1 से कटेगी या 3 से कटेगी। ऐसे ही आपकी 5 है, 5 भी 1 से कटेगी और 5 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये कैसे हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, जिनको हम कंपोजिट नंबर या को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं? जो स्वयं से और 1 से, यानी 200 तक कटेंगी, यानी स्वयं से तो कटेगी, हर एक संख्या आपकी 1 से और स्वयं से कटेगी ही कटेगी। लेकिन वो संख्या किसी तीसरी संख्या से और कट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर वो अपने से और 1 से और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण अब देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, कौन कौन सी संख्या को प्राइम है। बहुत सी संख्याएं दी गई हैं, तो एक बार रफली आइडिया ले लेते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? चलो भाई, तो मान लीजिए मैं 17 लेता हूँ, 17 की जगह 13 लेता हूँ। मैं 1 से संख्याएं लिखता हूँ, 1 से आगे की संख्याएं बहुत सी लिख के देखता हूँ, तो वो क्या, तो यही आपकी क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है कि कोई भी संख्या अगर 1 से और स्वयं से कट रही है, 1 से और स्वयं से कट रही है, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी 1 से और स्वयं से कट रही है, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कट रही है, तो वो आपकी को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी। और कोई संख्या 1 से और स्वयं उस संख्या और किसी तीसरी संख्या से और कट जाए, 2, 4, 6, 5 किसी से भी कट जाए, तो वो क्या कहलाती है? आपकी प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। मान लीजिए मैं 1 से लिखता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये मैंने संख्या ले ली, इतनी संख्याएं ले ली। अब इसमें मुझे ये बताना है कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है और कौन सी संख्या आपकी को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 और 2 को तो आप छोड़ दीजिए, 1 और 2 क्या है? स्वयं से ही कटेंगी, तो ये आपकी कहाँ जाएंगी? को प्राइम नंबर में जाएंगी। यानी कैसी है? ये अभाज्य संख्या है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे है। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ऐसी श्रेणी में इसको रखा गया। संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है, तो इसको यहाँ से हटा दो, 2 से स्टार्ट कीजिए आप, इसको तो यहाँ से हटा दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो आपकी ना तो भाज्य और ना अभाज्य, क्योंकि ये दोनों में आती है, दोनों संख्याओं में आती है, तो ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आप 2 को काटिए, 2 1 से भी कट रही है और स्वयं उस संख्या से भी कट रही है, तो ये कैसी है? आपकी भाज्य संख्या है। लेकिन इसको भी, 2 को भी हम क्या बोलते हैं? 2 संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी मैं बताऊंगा। फिर आप 3 को तो 1 से कटेगी और स्वयं 3 से कटेगी। ठीक है, बाद में अगर यहाँ पे 4 की करता हूँ तो 4 आपकी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और वह संख्या खुद से कटेगी, यानी 4 से भी कट जाएगी। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 3 फैक्टर हो गए। जिस संख्या के 2 फैक्टर आए, यानी वो संख्या स्वयं और 1, इसके अतिरिक्त कोई भी उसका फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी
भाज्य संख्या कहलाती है। और अगर उसके फैक्टर एक और वह स्वयं संख्या, यानी एक है, एक से तो कटेगा ही कटेगा, चार से भी कटेगा 4 नंबर, और दो से भी कट रहा है, ये देखो दो से भी कट रहा है, तो ये कैसा होगा आपका भाज्य संख्या होगी, यानी ये आपका कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है। फिर ऐसे ही पाँच देखिए, तो पाँच क्या है हमारा, एक से कटेगा और सीधा पाँच से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। बात में अगर दो की करता हूँ, ये एक से भी कट जाएगी, ये दो से भी कट जाएगी, तीन से भी कट जाएगी और छः से भी कट जाएगी, छः अपने स्वयं से कट जाएगी। तो आप एक और छः को छोड़ दीजिए, तो ये और दो संख्या यानी दो और तीन से भी कट रही है, तो ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है। ऐसे ही सात की बात करता हूँ, तो सात आपकी एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। बात मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये एक से भी कट जाएगी, दो से भी, चार से भी और स्वयं उस संख्या से भी। तीन की बात करूँ तो एक से कट जाएगी, तीन से कट जाएगी और ये स्वयं उस संख्या से कट जाएगी। बात में अगर 10 की करता हूँ, तो 10 यहाँ एक से भी कटेगी, दो से भी कट जाएगी और पाँच से भी कट जाएगी, इसके तीन फैक्टर आ गए। बात अगर यहाँ पे 11 की जाए, तो एक तो ये स्वयं से कटेगी, फिर 11 से ही कटेगी। बात अगर 12 की करता हूँ मैं, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, तो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा कि भाज्य संख्याएं कैसे हैं क्या है। तो 12 की बात करता हूँ, ये एक से कटेगी, दो से भी कटेगी, तीन से भी कटेगी, छः से भी कटेगी और संख्या 12 से भी ये कट जाएगी। ठीक है। 13 की बात करो, तो 13 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, एक से कटेगी और 13 से कटेगी। ठीक है। यानी 13 के कोई भी फैक्टर एक और 13 के अलावा उसमें विद्यमान नहीं होंगे। बात अगर 14 की जाती है यहाँ, तो 14 दो से भी कटेगी आपकी, एक से भी कटेगी, सात से भी कट जाएगी, इसके तीन फैक्टर आ गए। 15 की बात करो यहाँ पे, तो 15 एक से कटेगी, तीन से कटेगी, पाँच से कटेगी और उस संख्या यानी 15 से भी कट जाएगी। ऐसे ही 16 है आपकी, एक से कटेगी, दो से कट जाएगी, चार से कट जाएगी, आठ से भी कट जाएगी और 16 से भी कट जाएगी। आठ से भाग दोगे, आठ दूनी 16 दो बार कटेगी, चार से चार बार, 16 से एक बार, दो से आपकी 8 बार कट जाएगी। 17 संख्या है, तो एक से कटेगी और स्वयं उस संख्या से कटेगी। बात अगर 18 की आती है, तो एक से कटेगी, तीन से कटेगी, हाँ दो से भी कट जाएगी, तीन से कटेगी, छः से कटेगी, नौ से कटेगी और वो संख्या स्वयं से कटेगी। ठीक है। 19 की बात करूँ, तो 19 अपने आप एक से कटेगी और सिर्फ 19 से कटेगी। ठीक है। 20 की बात करूँ, तो एक से भी कट जाएगी, दो से भी कट जाएगी, चार से भी कट जाएगी, पाँच से कटेगी, 10 से कटेगी और स्वयं उस संख्या यानी 20 से कटेगी। तो यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ, तो भाज्य दो कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे, 20 तक भाज्य संख्याएं, 20 तक ही मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ 20 तक की संख्याएं ली हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है। बात में अगर भाज्य संख्याओं की करता हूँ, तो भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या थी कि वह संख्या हैं जिनके स्वयं व संख्या और एक, यानी एक और स्वयं व संख्या और उसके अतिरिक्त और भी गुणनखंड हों और भी आपके फैक्टर हों, तो वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ क्या एक के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तीन के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे यहाँ से कितने का मिल गया, पहली संख्या चार मिल गई। भाज्य संख्याओं में पहली संख्या कौन सी मिल गई, चार मिल गई मुझे। ठीक है। भाज्य संख्याओं में पहली संख्या कौन सी मिल गई आपकी मुझे चार मिल गई। ठीक है। फिर उसके बाद पाँच नहीं मिलेगी, छः मिल जाएगी, यहाँ से छः मिल जाएगी, छः के बाद देखो फिर आठ मिल रही होगी, आठ के बाद फिर देखोगे 10 मिल रही होगी, 10 से पहले ये 9 भी मिल जाएगी, 9 के भी तीन गुणनखंड है ना, 9 भी तो मिलेगी भाई, 9 मिल जाएगी यहाँ से। तो 9 मिल गई, 9 के बाद 10 होगी, 10 के बाद 11 नहीं होगी, फिर 12 होगी। देखो 12 के गुणन, 11 के तो दो ही हैं, 12 के तीन चार गुणनखंड है। फिर आपकी 13 नहीं मिलेगी, 14 मिलेगी, 14 मिल जाएगी, 13 नहीं मिलेगी, देखो 13 में दो ही हैं। 14 के बाद फिर आपकी 15 मिल जाएगी, 15 के भी हैं, 15 के बाद 16 मिल जाएगी, 17 नहीं मिलेगी, 17 का एक एक वह स्वयं संख्या है और आपकी 17 संख्या। ठीक है। फिर आपको 18 मिल जाएगी, 18 के बाद 19 नहीं मिलेगी, 20 मिलेगी, ऐसे ही मिलती जाएंगी, कोई भी संख्या रखते जाओगे तो उसके गुणनखंड और भी मिलते जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ कॉमन देखो, वे संख्याएं, जो संख्याएं यहाँ आ रही हैं, वो संख्याएं ये सब हैं जिसमें दो का और तीन का भाग चला जाएगा, दो का, तीन का, पाँच का भी भाग चला जाएगा इसमें। मान लो जी ये 15 संख्या, 15 में पाँच का भी जाएगा, 20 में भी पाँच का चला जाएगा। तो ये संख्याएं कौन सी हैं, दो, चार, आठ, नौ, 10, 12, यानी जिनमें किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो संख्या आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बाद में अगर अभाज्य संख्याओं की करता हूँ, तो अभाज्य संख्या पहली दो संख्या थी, पहली संख्या क्या थी आपकी, दो थी, जो कैसी है, जो अपने आप से कट रही है और एक से कट रही है, तो दो हो गई। फिर आपकी तीन थी, फिर तीन भी तो है, तीन के बाद डायरेक्ट आपको पाँच मिली, तीन के बाद क्या मिली, पाँच मिली, पाँच के बाद फिर आपको डायरेक्ट सात मिलेगा,
7 ही मिलेगा ना, 7 के एक और वह संख्या 7 है, ठीक है। फिर आपको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, फिर आपको 11 मिल रहा है, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, ऐसे करके ये भी अनंत तक चली जाएंगी। तो एक चीज़ कॉमन देखिए कि भाज्य संख्याएं में क्या है कि भाज्य संख्याएं एक तो स्वयं से कटेगी और एक, यानी एक और स्वयं और इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो कैसी कहलाती है, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम या कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज पॉइंट समझने वाली है कि आप देखो भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। तो एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको 4 है। तो कौन सी है, 4 है। मैंने समझा दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। अब ये कई कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 भाज्य संख्या लगा दे, जबकि 2 कैसी है, आपकी को प्राइम नंबर है। वो क्यों है, क्योंकि इसके दो दो जो है 2 नंबर है उसका एक और वह संख्या ही दोनों मिलाकर गुणनखंड है, जबकि अभाज्य संख्या का की परिभाषा ये है कि कोई भी नंबर अपने स्वयं से और एक से कट रहा है, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कट रहा है, तो वो आपकी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये यहाँ फिट बैठता है। इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 4 है। और एक है जो आपका, एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहीं से क्वेश्चन एक नंबर का बन जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि 2 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, या अभाज्य भाज्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 2 कैसी है, आपकी अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये अपने से कटेगी और एक से कटेगी, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटती है, इसीलिए ये कैसी है, आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, सॉरी। और भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 4 है। तो वहां दे दिया जाएगा कि भाज्य संख्या 4 है। ये क्यों है, ये क्यों है, तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन भी देना है कि इसके एक और स्वयं वह संख्या यानी 4 और इसके अलावा 2 यानी 2 से और कट जाएगी, तो ये कैसी है, आपकी भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो एक और स्वयं वह संख्या और अन्य संख्या से भी कट जाएं तो वो कैसी कहलाती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या हैं कि वो अपने से ही कटेंगी, अपने के अलावा वो उस संख्या से कटेंगी या एक से कटेंगी, और इसके अलावा वे किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, वो आपकी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारा आगे क्या चीज़ दे रखी है। तो आगे जब भी आप जाओगे तो देखो, अब आगे आपको क्या दे रखा है, किसी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं। कोई भी संख्या है, उस संख्या के गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी गुणनखंड होते क्या हैं, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गुणनखंड होते क्या है, ठीक है, गुणनखंड क्या है। तो चलो अब देखते हैं हम किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ नंबर। कोई भी संख्या, अभी मैंने क्या बताया था आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर बनाया था। तो अब हम देखते हैं किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड। गुणनखंड देखो, ये अगर परिभाषाएं आपने समझ ली ना, परिभाषाएं जैसे ही आप समझोगे तो आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। तो उनके क्वेश्चन आप बहुत आराम से करके जाओगे, सारे क्वेश्चन आप करते हुए चले जाओगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर्स ऑफ नंबर, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ नंबर। तो गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड होते क्या हैं बेसिकली, जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो वह संख्या जिसने उस संख्या को विभाजित किया है वो संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। मैं यहाँ पे मान लीजिए आपको मैंने 8 दे दिया, ठीक है, और 8 किससे, 2 से काट, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, मैं 2 से काट के स्टार्ट करता हूँ। 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से काटूंगा तो 2 बार, और फिर 2 से काटूंगा तो ये 1 बार। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या है, गुणनखंड आपका गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 से ही तो ये 8 कटा है।
और यही परिभाषा है आपकी कि जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो वो विभाजित करने वाली संख्या उस विभाजित होने वाली संख्या की गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड कहलाती है। जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी आपका शेषफल ना बचे, तो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित बोलेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या होते हैं कि जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, तो वह विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, तो विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या यानी जिस संख्या को विभाजित किया है, तो उस संख्या के गुणनखंड कहलाती है। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड कितने हैं, 3 है। इसके गुणनखंड कितने हैं, 3 है। मान लीजिए मैं कोई संख्या 10 लेता हूँ, 10 को मैं विभाजित करूंगा 2 से, तो 5 आ जाएगा, 5 फिर 5 से विभाजित करना पड़ेगा। ये कितना विभाजित तो अब कर ही लेते होगे, गुणनखंड तो निकाल ही लेते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्या है आपकी, 10 क्या है, वह संख्या है, वह संख्या है, ठीक है। और इसके गुणनखंड क्या है, गुणनखंड। तो जब इसके गुणनखंड निकालोगे तो गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 5। तो गुणनखंड कितने हैं इसके, 2 इंटू 5। यानी मैं कहूँ तो उस संख्या को, इसकी मोटी मोटी जो डेफिनेशन निकल के आ रही है, तो कोई संख्या है, उस संख्या को उसके छोटे छोटे रूपों में लिखना, छोटे छोटे रूपों में मल्टीपल करके लिखना आपकी गुणनखंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके गुणनखंड कहलाते हैं। देखो भाई यहाँ पे परिभाषा लिख लो, आप परिभाषा कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिखा गया वैसे ही लिख सकते हो कि किसी संख्या को, किसी संख्या को कोई संख्या, किसी संख्या को, किसी संख्या को कोई संख्या, कोई संख्या पूर्णतः विभाजित करती है, तब वह संख्या यानी जो संख्या विभाजित कर रही है, वह संख्या गुणनखंड कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कितने गुणनखंड हैं इसके, 2 इंटू 2 है, पहली वाली संख्या के 2 इंटू 2 इंटू 2 है। कौन सी संख्या है, 8 संख्या है, ठीक है। फिर दूसरी संख्या के हैं 2 इंटू 5 बराबर संख्या कौन सी है, 10 है। तो कोई संख्या हमने 10 ली थी, 10 को 2 विभाजित कर रही है और 5 विभाजित कर रही है, तो 2 और 5 इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। तो गुणनखंड क्या है, गुणनखंड आपकी क्या है कि कोई संख्या है उसको छोटे छोटे रूपों में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो एक को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, यानी एक को हम इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। आगे आपके उसमें दिया गया है, आपके सिलेबस में दिया गया है गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कुछ नहीं है कि आपको जो भी नंबर्स मिल रहे हैं, जो भी आपको गुणनखंड मिल रहे हैं, उनको आप क्या कीजिए, एक श्रृंखला में व्यवस्थित कर दीजिए, वही आपकी गुणनखंड फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। वही आपकी क्या कहलाती है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। वही आपकी कैसी है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष कहलाती है, वही आपका गुणनखंड वृक्ष कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, आपकी गुणनखंड वृक्ष कहलाएगी, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष कहलाएगी। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष है क्या बेसिकली। तो गुणनखंड वृक्ष जो है, उसमें आप कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है, तो उस संख्या को आप करोगे क्या कि उस संख्या को फैक्टरों में तोड़ते जाइए और दोनों तरफ लिखते जाइए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे इसमें दिए गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली आपकी 16,380, जैसे आपके एग्जाम्पल में दे रखी है 16,380। तो यहाँ पे एक चीज़ काट के देख लीजिए, 16,380 को जब आप काटोगे, 16,380 जब इसको 2 से काटोगे, 2 को 8 बार कटेगी और 1 और यहाँ कितना हो गया 9, 9 दूनी 18, यानी 81। 30 पहली बार कितनी बार कटेगी, तो 81 90 बार कटेगी।
फिर 2 से काटो आप इसे, फिर 2 से कट जाएगी क्योंकि पीछे 0 है तो कट दी जाएगी। जब 0 नहीं आएगी तब देखेंगे हम, 0 जब तक आएगी तब तक ये 2 से कट दी जाएगी। तो 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप 19 को काटोगे तो 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, यानी 10 95। दूसरी बार कितनी कटेगी आपकी, 40 95। ठीक है, 40 95 के बाद फिर आप 2 से काटोगे तो 20। अब ये देखो, अब पीछे 5 आ गया तो अब ये नहीं कटने वाली है, अब ये आपकी 2 से नहीं कटेगी क्योंकि पीछे 5 है, तो अब यहाँ से आपकी 2 से ये नहीं कटेगी। तो 3 से काट के देखो, क्या ये 3 से कट रही है? तो जैसे ही आप इसको 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, एक बचा यहाँ 10 हो गया, 3 तरह के 9, एक बचा यहाँ 19 हो गया, पीछे अंक 18, फिर एक बचा 5 15, यानी 1365। फिर आप 3 से काटोगे, पीछे अभी 5 है, या तो 5 से कटेगी या ये 3 से कटती रहेगी। तो 3 से काटो पहले, 3 से नहीं कटेगी तभी तो हम 5 से काटेंगे। तो 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, एक बचा यहाँ हो गया 16, 5 15, फिर एक बचा है, फिर यहाँ 15 हो गया, 5 15। अभी देखो 455 आ गया। अब क्या 455 भी आपका 3 से कट रहा है? देखो 3 से काटोगे, 3 एकन 3 या 15 हो जाएगा, तो 5 15 पूरा, फिर 5 नहीं कटेगा। तो अब आपको 5 से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 9 45 और 5 एकन 5, 91 आ गया, 91 आ गया। अब देखो क्या 91 आपका 5 से कट जाएगा? 5 एकन 5 पे 4 बचेगा तो 41 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो 6 से तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से और 3 से नहीं कटा है तो 6 से कभी नहीं कटेगा। तो 6 से हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। 5 के बाद अब हम 7 से देखते हैं। तो 7 से देखोगे तो 7 एकन 7, 2 बचा यहाँ हो गया 21, 1 की जगह 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब 13, क्या 13 किसी से कटता है? 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो फिर ये बाद में कितने से कट जाएगा? 13 से कट जाएगा एक बार। तो गुणनखंड वृक्ष के रूप में अगर हम इसे लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो सिंपली यहाँ से 2 कॉलम बनाएंगे हम। सिंपली इसको क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाते हुए लिखते जाएंगे। तो 16 पहली बार काटा तो कितना, 81, 90 बार कटा था। किससे कटा है? तो ये 2 से कटा था। ठीक है, फिर आप यहाँ से देखोगे तो फिर ये किससे कट रहा है? फिर आपका 3 से कट रहा है। देखो 3 से कट रहा है, नहीं 2 से ही कटा था अभी भी। पहले ये 2 से कटा है, फिर भी 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 40 95। ठीक है, फिर कितने से 3 से कटा है, 3 से कटने के बाद कितना दिया है मुझे, 30 से कटा है तो 40 95 ने 13 65 दिया है, 13 65, 13 65। फिर किससे कटा है आपका, 13 65 5 से कटा है, 5 से कटा है, और इसने मुझे कितना दिया है 13 65 को, 455, 455 दिया है। फिर 455 कितने से कटा है, तो 7 से कटा है, 7 से कटा है, और इसने दिया कितना है 491। फिर 91, हाँ 5 से कटा है यहाँ पे भी, हाँ 5 से कटा है, ये 5 से कटा है। फिर ये आपका 7 से कटा है, और 7 से कटने के बाद इसने मुझे कितना दिया है, 13 दिया है, और 13 आपका लास्टली, यानी जो 13 है वो आपका किससे कटा है, 13 आपका 13 से ही कटा है। रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ से 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 13, यानी 1 बच गया। तो जब तक 1 ना बचे, जब तक शेष 1 ना बचे, तब तक उस संख्या को काटते जाइए। कोई भी संख्या दी गई है, जब तक आपको रिमाइंडर 1 ना मिल जाए तब तक आप उस संख्या को काटते जाइए, काटते जाइए, और 1 मिल जाए वहीं पर स्टॉप कर दिए। और जितने भी गुणनखंड मिल रहे हैं आपके, वो सब क्या कहलाएंगे, कि जो भी हैं आपके वो क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। कौन सी संख्या के, तो इस संख्या के जो पहले संख्या दी गई है उस संख्या के ये सारे कैसे होंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपके गुणनखंड। तो गुणनखंड ट्री यानी फैक्टर ट्री के रूप में आपको अगर दर्शाना है तो फैक्टर ट्री, फैक्टर यानी गुणनखंड वृक्ष के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। पूरी संख्या ले लेते हैं, 2 से काटी तो 81 90 बार कट गई, फिर 2 से काटी तो 40 95 बार कट गई, फिर 3 से काटी तो 13 65 बार कटी, फिर 5 से काटी तो 455 बार, और फिर आपको कितने से 5 से काटी है तो 91 बार, 91 7 से काटेंगे 13 बचेगा, और 13 को 13 से काटेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना देगा, ये 1 देगा। यानी वहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर अलग चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो जब तक 1 ना मिल जाए आप काटते जाइए। ठीक है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये क्या है, आपको 1 ना मिल जाए तब तक आप काटते जाइए। अब इसके मैं अगर गुणनखंड की बात करता हूँ तो गुणनखंड, गुणनखंड, इसके गुणनखंड कितने निकल के आए हैं, 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। देखो 2 2 2 और 2 3,
यहाँ पे भी 5 ही होगा, ठीक है। तो 3 3 और कितने हैं आपके, यहाँ ये यहाँ पे 5 3 होगा, इसके बाद 5 से कटेगी, 5 7 और कितने आ गए आपके, 2 2 3 3 5 7 और 13। अगर इसको पूरे को मल्टीपल करोगे तो भी आपकी वही संख्या मिलने वाली है। जब भी आप पूरी इस संख्याओं को यानी गुणनखंडों को मल्टीपल करोगे तो आपको वही संख्या फिर से मिलती हुई जाएगी, ठीक है। फिर से आपको वही संख्या यानी 16 300 फिर से आपको वही संख्या मिल जाएगी, यानी पूरे जो गुणनखंड है उनको आप जैसे ही मल्टीपल करोगे तो आपको वही संख्या मिलनी जाएगी। तो गुणनखंड समझ में आ गया, किसी संख्या के गुणनखंड क्या है, छोटी छोटी वह संख्याएं जिनको मल्टीपल करने पर वापस से वही संख्या मिल जाए, वो क्या कहलाते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जो हमको संख्या दी गई है उसको छोटे छोटे भागों में मल्टीपल के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। तो गुणनखंड वृक्ष आपको समझ में आ गया, फैक्टर ट्री समझ में आ गया। अब आप देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फर्स्ट क्या कहती है कि अगर एक प्राकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंड, अब इसको मुझे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड यही आपका पूरा बेसिक टॉपिक जो है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही पूरा परिभाषित है। उसी के रूप में आप पूरा परिभाषित आपका दिया गया है कि उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, यानी कोई भी भाज्य संख्या ना आ जाए, भाज्य संख्या ना आए, ठीक है। तो उनके घातों के रूप में लिख दीजिए आप। 2 की पावर अगर 2 करोगे, 3 की पावर अगर 2 करोगे, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, तो ये संख्या भी आपकी कितनी देगी, 16 380 देगी। यहाँ क्या कर दिया मैंने, सिर्फ जो आपके गुणनखंड थे, 2 गुणनखंड थे उनको इकट्ठा कर लिया उनको घातों में। अगर यहाँ पे 2 3 बार होता तो घात 3 हो जाती 2 की, यानी अगर इसको खोलें, इस संख्या को भी खोलेंगे तो वापस से यही संख्या आपको मिलने वाली है। लेकिन आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका यही दे रखा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो ये जो भाज्य संख्या है तो इसको मैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में भी गुणनखंडित कर सकता हूँ। यानी मैं कहूँ तो पहले मैं उस संख्या के फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर निकालने के बाद अब देखो 2 तो आपकी अभाज्य संख्या है, मैंने बताया था। 2 कैसी है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। 13 भी कैसी है आपकी, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कोई भी संख्या दे रखी है चाहे वो भाज्य संख्या है, लेकिन उसको अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 3 5 7, यानी भाज्य जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसके, अगर वो डबल बार है, अगर सिंगल बार है तो सिंगल, यहाँ पे 5 सिंगल बार है कोई दिक्कत नहीं है, 7 आपकी एक बार है, 13 एक बार है। अगर 13 डबल होता तो मैं यहाँ पे 13 स्क्वायर कर देता है, 13 की पावर 2 कर देता, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही लिखना क्या कहलाता है, आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और भी यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, चलो और से एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। 32 760 और एग्जाम्पल देखते हैं। 32 760 दिया रखा है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख कर देखते हैं। वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कोई भी संख्या है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, कितनी है, 13 760, 13 760। अब देखो 760 है यानी पीछे 0 है तो ये 2 से तो कटेगी ही कटेगी, 2 से तो वो संख्या कटेगी ही कटेगी। कितनी है, 13 760, 13 700 यानी हाँ 13 760 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 13 760 लेते हैं, 13 760, इसको 2 से काटो कट जाएगी, 6 दूनी 12, 13 है तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ कितना हो गया 17, 8 दूनी 16, 1 बचा यहाँ हो गया 16, 8 दूनी 16 और 0, 8 दूनी 16 और 0 हो गया, यानी 68 80 बार। फिर 2 से काटोगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0, फिर 2 से काटोगे, 2 से कटती जाएगी अभी तो ये, फिर 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, यहाँ हो गया 1 बचा और यहाँ 4 की जगह 14 हो गया, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 से काटो आप, 8 दूनी 16, 1 बचा यहाँ 12 हो गया, 6 दूनी 12 0,
फिर 2 से काटो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 0, फिर 2 से काटो क्योंकि अभी तो आपका क्या है, पीछे 0 आ रहा है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, अब 1 बचा, अब यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, 2 5 15, ठीक है। अब क्या ये 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, अब ये 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब ये कितने से कटेगी, देखो 3 से कटेगी, 7 21, 3 एकन नहीं, 3 से भी नहीं कटने वाली, अब ये 3 से भी नहीं कटेगी, 3 7 21 यहाँ हो जाएगा, फिर बाद में 5 बजा तो 3 एकन 3, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 से भी नहीं कट रही है, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगी, क्यों नहीं कट रही है, 7 21 हो गया भाई, देखो 215 दे रखा है, तो 2 संख्याओं का अगर मैं काटूंगा तो 3 से काटूंगा तो 7 21 हो गया, पूरी पूरी कट गई, बाद में बचा 5, तो 3 से काटूंगा, 3 एकन 3, 2 बच जाएगा, तो इसीलिए नहीं कट रही है। 2 से नहीं कट रही तो 5 से चेक करता हूँ, तो 5 चौक 20 हो गया, 1 बचा यहाँ 15 हो गया, 5 5 तिया 15, अब कितनी बार ये कट गया, 43 बार कट गया। अब देखो क्या 43 किसी संख्या से कट रहा है, 43 किसी संख्या 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 21 दूनी 42 होता है, 21 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। यानी ये स्वयं यानी 43 से ही कटेगा, 43 किसी संख्या से कटती ही नहीं है, 43 कैसी है आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो इसके गुणनखंड में देखूं, अगर मैं इसके गुणनखंड लिखना चाहूँ तो गुणनखंड क्या हो गए इसके, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितने हो गए आपके 43, इतने गुणनखंड हो गए। वापस से अगर इस संख्या को आप गुणनखंडित करोगे तो आपको 13760 ही देगी, 13760 ही ये संख्या देने वाली है, ठीक है, 13760 ही देगी। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मुझे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो क्या करना है, मुझे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, यानी जो भी भाज्य गुणनखंड इसके ज़्यादा है उनको सब पे घात चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 कर दूंगा, इंटू 5 सेपरेट है और 43 आपका सेपरेट है, तो ये कैसे लग गया आपके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख कर आ गया। ये कैसे आ गया आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख कर आ गया, ठीक है। आप और भी संख्या कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखते हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, चलो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो और एग्जाम्पल में ले लीजिए आप 43415, 434, कोई भी संख्या लीजिए। अब देखिए क्या ये 2 से कट जाएगी, पीछे 5 है तो 2 से तो कटेगी ही नहीं, 2 से कभी नहीं कटेगी, पीछे 5 है ना, 5 जीरो होगा तो 2 से कटेगी, जीरो के अलावा कोई भी संख्या है फिर आपकी वो आपको काटना, जीरो के अलावा कोई भी आपको सम संख्या 2 4 6 8 10 दे रखी है तो 2 से कट जाएगी। लेकिन अगर कोई पीछे विषम संख्या दे रखी है 3 5 7 तो फिर 2 से नहीं कटेगी, फिर आपको 3 से टैकल करना पड़ेगा। तो देखो 3 से मैं काट के देखता हूँ, तो जब मैं 3 से काटूंगा तो 3 एकन 3, 1 बचा यहाँ कितना हो गया 13 हो गया, 3 चौक 12, 1 बचा यहाँ 14 हो गया, 14 हो गया, तो 3 चौक 12, अब कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 21 हो गया, 3 या 21 हो गया, 7 21, क्या ये 5 से कट 3 से कट रही है, नहीं कट रही है, पीछे 5 है और 3 से नहीं कटेगी, यानी ये 3 से भी नहीं कट रही है। तो ये डायरेक्टली फिर किससे कटने वाली है, 3 से नहीं कट रही है, तो फिर मैं देखूंगा कि ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब 5 से तो कटेगी ही कटेगी, 5 8 5 40 हो गया, 3 बचे, यहाँ कितना हो गया 34 हो गया, 6 6 पंजे 30, फिर आपके कितने बचे 4 बचे, यहाँ 40 हो गया, 41 41, 8 5 40, फिर 1 बचा यहाँ 15 हो गया, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15। अब देखो क्या ये संख्या इससे कट रही है, क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि पीछे 3 आ गया तो ये 5 से भी नहीं कटने वाली। अब देखो 7 से देखो तो क्या ये संख्या 7 से कटेगी, 7 तिकन 7, 1 बचा यहाँ 16 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 बचे, यहाँ कितना हो गया 28, 7 चौक 28, क्या ये 7 से कट रही है, ये संख्या 7 से भी नहीं कट रही है, ये संख्या आपकी 7 से भी नहीं कटेगी, ठीक है, ये संख्या आपकी 7 से भी नहीं कटेगी। तो जैसे ही आप इसको काटते जाओगे जितने आपको यहाँ पे गुणनखंड मिलेंगे, इसके जितने गुणनखंड मिलते जाएंगे उनको आप यहाँ लिख लोगे पहले। अगर कोई डबल बार है तो मल्टीपल करके लिख लो, अगर वो सिंगल बार है, अगर वो एक बार है तो गुणनखंड के रूप में हम ऐसे 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, कोई और संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके आएंगे, यानी वो गुणनखंड भी कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, यानी वो गुणनखंड भी नहीं कटने चाहिए, ठीक है, वो गुणनखंड भी आपके नहीं कटने
चाहिए। अब इसके बाद आती है आपकी HCF और LCM ज्ञात करना। इसके बाद आपका आता है HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोअर कॉमन फैक्टर। तो उसको हम लोग देखेंगे, चलो उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है आपका HCF और LCM। तो HCF देखो क्या होता है, HCF का लोअर कॉमन फैक्टर होता है, यानी छोटी सी छोटी वह संख्या। HCF का मतलब क्या है कि HCF क्या है कि छोटी सी छोटी वह संख्या होगी, जैसे दिया गया है कि मासा और लासा अंकगणित की आधारभूत प्रयोग का प्रयोग करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो महत्तम समापवर्ती होता क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, HCF और अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे HCF और LCM, ये दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो HCF और HCF को देखेंगे, तो चलो उसमें देखते हैं HCF और LCM में क्या है। तो पहले परिभाषा मैं लिखता हूँ HCF की, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको महत्तम हिंदी में महत्तम समापवर्ती बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, महत्तम समापवर्ती का मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी HCF कहलाती है, वो आपकी HCF कहलाएगी। जैसे मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पे 60 है, मान लीजिए कोई संख्या 60 है, ठीक है, 60 है और 60 को मैं 2 से विभाजित करता हूँ तो 30 बार कटेगी, फिर 2 से विभाजित करता हूँ तो 15 बार कटेगी, फिर 3 से विभाजित करता हूँ तो 5 बार, और फिर 5 से करता हूँ तो 1 बार कटेगी। तो अब इसमें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो उस दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो यहाँ देखोगे आप महत्तम समापवर्ती आपको दो ऐसी संख्या मिल रही है, दो कैसी संख्या मिल रही है, देखो इसका जो एग्जाम्पल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो एक तो सबसे करेगी, दो भी विभाजित करेगी, और दो नहीं आती तो फिर 3 विभाजित करती, तो 3 सबसे बड़ी संख्या हो जाती उस संख्या के लिए जिससे ये विभाजित हो रही है। तो यहाँ लिख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो, HCF कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है आपका, यहाँ पे आपने 2 लिया है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ सबसे बड़ी संख्या होगी जो इसको विभाजित कर रही है। 2 कैसी है, बड़ी संख्या है जो इसको विभाजित कर रही है, ठीक है। 2 कैसी है आपकी, 2 वह संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, LCM है। दूसरा क्या है, LCM, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लोअर कॉमन फैक्टर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, आपकी LCM कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है आपकी, LCM कहलाती है।
तो यहाँ छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है? तो 60 है। 60 तो आपकी वही संख्या है। 60 के अलावा अगर आप 120 लेते हो, 120 लेते हो तो क्या वो 60 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ऐसी दिक्कत आती है। तो यहाँ से बड़ी से संख्या बोला गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो, एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो फैक्टर में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे पहले और उसको पूर्णतः विभाजित कर रही है? तो यहाँ पे क्या है? 2 है। 2 वह संख्या है जो उसको पूर्णतः विभाजित कर रही है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम में लघुत्तम समावर्ती में क्या होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, अब लेने को तो 180 भी ले सकते हैं जो 6 से विभाजित हो जाएगा। 6 से तो 180 भी विभाजित हो जाएगा भाई। 6 से 120 ही क्यों लिया? 120 छोटी से छोटी वह संख्या है, जैसे लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 60 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 120 है, और ये छोटी भी है। लेने को आप 180 ले लीजिए, 180 बड़ी हो जाएगी, 180 बड़ी हो जाएगी। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को सीधी सीधी भाषा में कहें तो एलसीएम उस संख्याओं का गुणनखंड भी होता है कि जो भी बचे, जो भी आपके फैक्टर बच रहे हैं उन सबको आप मल्टीपल कर दीजिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा? वह बड़ी से बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित, जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। जबकि एचसीएफ में क्या है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। एक और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो इसको यहीं रहने दीजिए, एग्जाम्पल अलग पेज पे लेते हैं, आगे पेज एक और बना लेते हैं। ठीक है, आगे एक और पेज बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई? पेज कहाँ गया? बना ही नहीं, आगे बनेगा। पेज बना ही नहीं। चलो देखो, अब कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने कोई संख्या ले ली 54। ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए 26 लेते हैं। मैं पहली संख्या मान लीजिए 26 लेता हूँ, 26 लेता हूँ। 26 को 2 से काटूंगा तो 13 बार कट जाएगा। फिर इसको 13 से काटना पड़ेगा, ये कितनी बार कटेगा? एक बार। 13 से एक बार कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। जबकि एलसीएम कितना हो जाएगा? 13। एलसीएम कितना हो जाएगा? 13। तो 13 बड़ी से बड़ी वह संख्या है। 13, हाँ देखो अभी जैसे आपको पिछले पेज पे आपने देखा था, पिछले पेज पे क्या दे रखा है आपको? पिछले पेज पे आपको दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो यहाँ कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो उसको पूर्णतः विभाजित कर रही है? 2 हमारी क्या है? 2 इसको विभाजित कर रही है। तो 2 कैसी है आपकी? एचसीएफ हो जाएगी। और जबकि एलसीएम क्या है? एलसीएम आपका 13 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो 13 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कुछ कॉमन चीज़ों के एलसीएम निकालने पड़ते हैं हमको, जैसे आपको 6 और 20 का दे दिया जाए, 6,20 का, 6,20 का। तो आप निकालोगे जब 6,20 का निकालोगे तो 6 और 20। ठीक है, अब इसका 2 संख्याओं का निकालना है, एक संख्या को छोड़िए, अब 2 संख्याओं का निकालना है। ठीक है, तो पहले 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। फिर 2 से काटोगे, ये तो 3 का 3 ही रहेगा, और ये 5 बार कट जाएगा। फिर ये 3 से 1 बार कटेगा, ये 5 बार। फिर इसको 5 से काटोगे तो 1 और 1। ठीक है, 1 और 1। जब इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, यानी एचसीएफ की बात करोगे, जब इसके आप एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ आपका कितना निकल के आएगा? जब इसका एचसीएफ की बात करोगे तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ मिल रही है? जो दोनों से कॉमन कहाँ पे कटा है? दोनों से कॉमन कहाँ कटा है? सिर्फ यहाँ पे कटा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों हो जाएगा 2? कि 2 से जब काटा तो यहाँ पे हमारी दोनों संख्याएं कटी थी, दोनों संख्याएं घटी। जबकि 2 से फिर दोबारा काटा तो हमारी कितनी? एक ही संख्या घटी, जबकि 3 तो कटी ही नहीं। फिर हमने जब 3 से काटा तो ये 3 कटा, ना कि 5 कटा। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो फैक्टर आप ले रहे हो, जो संख्या आप ले रहे हो, वो संख्या उस दोनों संख्याएं या दी गई 3 संख्याएं उनको एक बार में काटनी चाहिए। अगर एक एक करके काट रही है तो नहीं बनेगा।
वो एक बार में काटनी चाहिए, ठीक है। और बात अगर यहाँ पे एलसीएम की जाए, इसके एलसीएम की जाए, तो एलसीएम देखो सभी संख्याओं को मल्टीपल कर दीजिए तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम क्या कहलाएगा आपका, 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 × 3 × 5, तो इसको निकालो, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंजे 60। तो 60 क्या है आपका लोअर कॉमन फैक्टर है। 60 वह संख्या है जो 6 भी उसको काटेगी और 20 भी काटेगी, 20 भी उसको काटेगी। जबकि एचसीएफ क्या है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो एक बार में उस दोनों संख्याओं को काट रही है। जैसे यहाँ परिभाषा यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, बड़ी से बड़ी देखो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 60 है जो आपको 6 से भी विभाजित हो जाएगी और 20 से भी विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। जबकि एचसीएफ क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। अब 3, बड़ी तो 3 भी है, 3 क्यों ले ली, क्योंकि 3 दोनों को एक बार में विभाजित नहीं कर पा रही है। 5 भी एक बार में विभाजित नहीं कर पाएगी, 5 20 को तो करेगी, 6 को नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम भी आपके समझ में लगभग आ गया होगा। अब इसमें कुछ वैसी बन जाती है, एलसीएम ऐसी संख्याओं को गुणनखंड के संबंध में कुछ चीज़ें बन जाती हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमको 2 संख्याएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनका एलसीएम कितना है या उनका एचसीएफ कितना है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके निकालने की एक बहुत ही आसान विधि है। अगर यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं तो क्या है, और 3 संख्याएं दी गई हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए संख्या एक आपकी ए संख्या है, पहली संख्या आपकी ए है, ठीक है, दूसरी संख्या आपकी बी है। एच सी एफ इसका मान लीजिए एच सी एफ इसका एक्स दे रखा है और एल सी एम इसका वाई दे रखा है, एल सी एम वाई दे रखा है। और हमको पूछा गया है कि एलसीएम, मान लीजिए एलसीएम ज्ञात करना है इसका, एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो हम दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एफ। जब इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो पहली संख्या तो ए, अब जो भी संख्या यहाँ पे छूटी है, जो भी संख्या का मान पूछ रहा है उसको आप इजीली निकाल सकते हो। अगर ए का मान पूछ रहा है तो आप बी को उधर रख दीजिए। अगर ए का पूछ रहा है भाई तो ए बराबर क्या कर दोगे आप, एच सी एफ होगा, ठीक है, इंटू एल सी एम बट्टे बी हो जाएगा। एक तो आपका ये बन जाएगा, या आपको बी पूछा गया है तो आप ए को वहाँ रख दीजिए, एच सी एफ इंटू एल सी एम बट्टे ए, ठीक है, ये भी बन जाएगा। अगर आपको एलसीएम पूछा गया है, मान लीजिए एलसीएम आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, ए इंटू बी तो है ही आपके पास, ए इंटू बी है, और एच सी एफ कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा एच सी एफ। एक यहाँ से ये भी बन सकता है। अगर एच सी एफ पूछा गया तो एल सी एम को नीचे भेज दीजिए भाई, तो क्या ए इंटू बी बट्टे एल सी एम। तो यहाँ से कितने देखो फॉर्मूले बन गए कि हमको अगर कोई भी दिया जाता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 2 संख्याएं दी गई हैं, एक तो 5 है और दूसरी आपकी 6 है। उनका एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम कुछ भी देगा, 5 6 के 30 हो गया, तो एलसीएम इसका 30 दे रखा है, एच सी एफ, एच सी यहाँ 15 कीजिए आप, 15 6 के 90, ठीक है। तो एलसीएम बराबर मुझे दे रखा है 3, एच सी एफ 3 दे रखा है, और एलसीएम मुझे निकालना है कि इसका एलसीएम कितना होता है। अब मैं पहले फॉर्मूले से निकालूंगा। पहले फॉर्मूला क्या है कि 2 संख्याएं मुझे दे रखी हैं और निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा। एलसीएम निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में रखूँगा। तो एलसीएम बराबर ए इंटू बी इन 15 इंटू 6 बट्टे ए इंटू बी का मैंने मान रख दिया। एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 15 छिक्के 90 हो गया, और 90 को 3 से काटूंगा तो 30 आ जाएगा, 30। तो देखो एलसीएम मुझे यहाँ से कितना मिला, एलसीएम मुझे क्या मिल गया, 30 मिल गया। 30 वह संख्या होगी छोटी से छोटी जिसको 15 और 6 दोनों विभाजित करती हैं। देखो दोनों विभाजित कर रही हैं, दोनों विभाजित कर रही हैं। तो 30 मेरी वह संख्या एलसीएम निकल के आ गई जिसको वो पूरा पूरा विभाजित कर रही हैं। तो मैं यहाँ से ये भी निकाल सकता हूँ कि मुझे 2 संख्याएं दी गई हैं, तो मैं उनका एलसीएम कैसे निकालूंगा, एलसीएम एचसीएफ कुछ भी दे रखा है तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे कल की क्लास में हम देखेंगे बाकी जो भी आपके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं उनको देखेंगे, और पूरा हम लोग इसके भी कुछ टॉपिक रह गए उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए